बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के जो केस हमने डिस्कस करना है वो है रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन। यंग पेशेंट स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उनमें जो शोल्डर की डिसलोकेशंस होती हैं और उनका फिर बार बार होना। फर्स्ट टाइम तो पोस्ट ट्रामेटिक होती हैं, कई दफ़ा एक्सीडेंट होता है, कई दफ़ा स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ये कॉमन हैपनिंग होती है। लेकिन अगर बार बार डिसलोकेशन हो रही है और रिकमेंडेड ये है कि अगर साल में 3 बार डिसलोकेशन हो जाती है तो देन यू हैव टू हैव सम सर्जरी और उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि भी पेशेंट को जो डिसलोकेशन होती है उसकी कितनी कम मूवमेंट पे उसको डिसलोकेशन हो जाती है और उसको रिडक्शन के लिए कितनी अटैम्प्ट करनी पड़ती है। कई दफ़ा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि जी शर्ट पहनने लगे, डिसलोकेशन हो गई, हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में उन्होंने बग़ैर कुछ एनेस्थीसिया किए, बग़ैर किसी उसके थोड़ा सा खींचा, बेहतर हो गया, शोल्डर रीलोकेट हो गया। कई दफ़ा इस तरह के पेशेंट्स आते हैं कि जिनमें डिसलोकेशन होती है और डिसलोकेशन को रिड्यूस करने के लिए वो खुद ही कुछ मैनूवर्स करते हैं और वो डिसलोकेशन रिड्यूस हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें पहले हिस्ट्री में हमने इवेल्युएशन में देखनी है, देन वी हैव टू ऑप्ट फॉर सम प्रोसीजर। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस जो होती हैं, अब ये पेशेंट जो है इसमें रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन थी और पिछले साल में तकरीबन 4 से 5 दफ़ा इसकी डिसलोकेशन हो चुकी हुई थी और इसी तरह था कि भाई ये शर्ट पहनते हुए या ख़ास तौर पे ओवरहेड एक्टिविटी करते हुए इसकी डिसलोकेशन हो जाती थी, जिसमें जो ही एक्सटर्नल रोटेशन में ये जाता था डिसलोकेट हो जाता था। सो वी वर हैविंग द ओपिनियन कि ये इसका जो सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू का इशू नहीं है, इसका कुछ बोनी प्रॉब्लम भी है। तो जब हमने एमआरआई करवाया तो एक तो उसमें बैंकार्ड का बोनी आगे वो था और कैप्सूलर टीयर था, फिर उसके जो बैंकार्ड लीजन था, उसके बाद हिल सैक जो हेड ऑफ ह्यूमरस है उसके ऊपर भी एक इम्पिंजमेंट वो इम्प्रेशंस आ जाते हैं जो कि बार बार फिर डिसलोकेशन में बढ़ के वो काफ़ी ज़्यादा डीप क्रीविसेस क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो हम आर्थोस्कोपिकली कर सकते हैं या हम ओपन टेक्निक से कर सकते हैं। इस केस में जब हमने यानी ये केस टू केस होता है, ज़रूरी नहीं है कि इन ऑल द केसेस यू हैव टू गो आर्थोस्कोपिकली और ये भी ज़रूरी नहीं है इन ऑल द केसेस यू हैव टू गो ओपन टेक्निक। लेकिन ओपन में भी हमारी कोशिश ये होती है कि हम MIS टेक्निक के ज़रिए करते हैं। तो इस पेशेंट में भी हमने यही किया कि हमने इसकी जब इवेल्युएशन की और सारा वो किया तो इंटीरियर रिम ऑफ द ग्लेनाइड जो तकरीबन 3 o'clock की पोजीशन से लेके 5 o'clock 6 o'clock की पोजीशन तक था, तो वो काफ़ी बार बार डिसलोकेशन होने की वजह से उसमें डेफिशिएंसी आ रही थी। दूसरे इसका जो वो है हिल सैक रीजन ह्यूमरस के ऊपर इम्प्रेशन जो था वो काफ़ी बड़ा था और वो बार बार कंटेनमेंट के एरिया में आ रहा था, यानी थोड़ी सी मूवमेंट होती थी वो आके ग्लेनाइड के साथ पिंच करता था और डिसलोकेशन हो जाती थी। तो ऐसे केसेस में हमें ग्लेनाइड को भी रीइंफोर्स करने की ज़रूरत होती है और ह्यूमरस को भी उसके जो लीजन है उसको फिल करने की ज़रूरत होती है। तो हमने मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से इनका लेटर्जी प्रोसीजर किया है। तो पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरेज और बाकी जो बाद में उसकी रीहैब प्रोग्राम्स हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन एंड रेस्ट विल बी ऑपरेटिव एंड जो उसके पोस्ट ऑपरेटिव इश्यूज हैं और एक्सरेज हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। ये इब्रार पेशेंट हैं, हमारे पास आए थे रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन के साथ, जिसकी जो फर्स्ट हिस्ट्री थी वो इंट्रो में भी मैंने काफ़ी डिटेल से उसको एक्सप्लेन किया कि 10 years बिफोर और अब जो है ना रिकरेंट इसको शोल्डर डिसलोकेशन हो रही थी जो कि विदाउट एनाल्जेसिया कई दफ़ा यानी बोन सेटर से या हॉस्पिटल तो उसको जाना पड़ता था, लेकिन ये है कि बहुत ही लिटिल अटैम्प्ट के साथ वो डिसलोकेशन रिड्यूस हो जाती थी, which is a grave sign for the sake of orthopedic surgeon कि when you are planning to reconstruct the shoulder या शोल्डर की ये जो इश्यूज़ आप एड्रेस करने के लिए रिकरेंट शोल्डर के लिए जा रहे होते हैं, तो अगर कोई पेशेंट आता है कि जो कि हैबिचुअल है या उसकी ग्लोबल डिसलोकेशंस होती हैं या उसकी डिसलोकेशन जो कि विदाउट एनाल्जेसिया रिड्यूस भी हो जाती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स हमारे लिए ज़्यादा अलार्मिंग होते हैं और फिर हमें सोचना पड़ता है कि इसकी ट्रीटमेंट प्लान हमने किस तरह करना है। सिंपल आर्थोस्कोपिक बैंकार्ड रिपेयर में नॉट बी सफिशेंट।
तो उस हिसाब से सोचते हुए इसकी हमने MRI और ग्लिनाइड को सारा असेस किया और सारी चीज़ें देखी। तो हमने डिसाइड किया कि इसको हम जो है ना एक फ्लेक्सिबल किस्म की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो कि यंग पेशेंट्स में रिकमेंडेड होती है, दैट इज़ कॉल्ड लेटरजे प्रोसीजर। तो उसमें यह है कि कोराकाइड से हमने पीस लेना होता है विद द कॉन्जाइंट टेंडन, और उसको फिर हम एंटीरियर रिम ऑफ ग्लिनाइड पे जब हमने ओपन किया उसको तो कैप्सूल वाज कम्प्लीटली लैक्स और इट वाज और कोई वहाँ पे लेब्रम हमें नहीं नज़र आया ऑन द इंफीरियर सरफेस। और इसके अलावा जो ग्लिनाइड की यानी 3 o'clock से ले के 6 o'clock की पोजीशन तक जो था वो काफ़ी ज़्यादा उसमें वो थी, डेफिशिएंसी थी। सो दैट ऑल वाज एड्रेस्ड एंड उसको हमने फिर स्क्रू फिक्सेशन की द ग्लिनाइड जो हमने कोराकाइड का वो लिया था और फिर उसके ऊपर वी हैव रिपेयर्ड द कैप्सूल ओवर इट। सो दिस इज़ द पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे एंड यू कैन अप्रिशिएट इन दिस कि ये कैप जो हमने यहाँ पे फिक्सेशन की है कोराकाइड के उसकी इंटीरियर एज ऑफ द ग्लिनाइड के साथ, और ये 2 स्क्रूज से उसको हमने स्टेबलाइज किया है। सो दिस इज़ पोस्ट ऑपरेटिव एंड पेशेंट विल बी केप्ट इन द स्लिंग, जिसमें बॉडी बैंडेज भी हमें बांधनी है क्योंकि एक्सटर्नल रोटेशन हमने उसकी अवॉइड करनी है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिवली, और तकरीबन 3 वीक्स पे जाके हम इसकी बाकी फिजियोथेरापी और एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद इब्रार हुसैन है, मैं शुदरा हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मैंने डॉक्टर खालिद साहब को चेकअप के लिए आया था। मुझे कंधे का प्रॉब्लम था 13-14 साल से, और कंधे की प्रॉब्लम, कंधा निकल जाता था, और जिसकी वजह से मैंने खालिद साहब से ऑपरेट के लिए क्या कहते हैं टाइम लिया और उनसे ऑपरेट करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कल उन्होंने ऑपरेट किया, मैं फिर आज मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर गुजार हूँ। Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.